नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष का प्रधानमंत्री पर निशाना। लोकसभा में जनप्रतिनिधियों को बोलने से रोकने का राहुल ने लगाया आरोप। के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। राहुल के आरोप को सरकार ने बताया बेबुनियाद, कहा हताशा में दिया गया बयान। नरेंद्र मोदी ने सिस्टम में काले धन और करप्शन को खत्म करने की जताई प्रतिबद्धता। कांग्रेस के किरण रिजिजू के इस्तीफे की मांग। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में गतिरोध। जेटली ने खारिज किए आरोप। बुरहान वानी के परिवार को मुआवजा मामले में महबूबा मुफ्ती की सफाई। आतंकी और परिजन में करना होगा फर्क। सुरक्षा बलों को पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने की नसीहत। जेएनयू कैंपस में खोजी कुत्तों से होगी नजीब की तलाश। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी। 2 महीने से लापता नजीब के लिए जेएनयू छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार की सूचना है और इसीलिए उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। नोटबंदी के खिलाफ विरोध तेज करते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए मुझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सबके पास है। हम उसको रखना चाहते हैं। हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। टीएमसी, सीपीएम और एनसीपी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इन नेताओं ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। We cannot understand why so arrogancy on the part of the government. The voice of the opposition is going to be dagged, and parliamentary democratic system is now going under threat. It's very clear they are not ready to answer to any of the questions of the opposition or of the people. That is why he is running away from the parliament. Exactly. It means that he is running away from the people. हमेशा ये होता था कि अपोजिशन की तरफ से इशू उठाए जाते थे और सरकार कोशिश करती थी कि सदन चले, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि किसी तरह हाउस नहीं चलना चाहिए। उधर कोलकाता में टीएमसी विधायकों ने विधानसभा से रिजर्व बैंक कार्यालय तक मार्च निकाला और वहां धरना दिया। वहीं केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। यूडीएफ नेताओं ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से केरल की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि अगर सबूत हैं तो राहुल 20 दिन से चुप क्यों हैं। बीजेपी ने भी स्टिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्षी दलों के काले कारनामे अब सामने आ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों का हवाला देकर इससे भाग रहा है। कुछ भी जानकारी होता तो वो 20 दिन पहले कह चुका होता, हर दिन कह चुका होता, किसी नियम के तहत कह चुका होता। यानी नियम का बहाना बनाते हुए बहस रोकने वाले क्या सबूत होगा। उधर बीजेपी ने निजी टीवी चैनल के स्टिंग को लेकर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस स्टिंग ने इन पार्टियों का असली चेहरा सामने ला दिया है। सवाल वो नहीं है, सवाल नैतिकता का है कि ये पार्टियां अब किस मुंह से खड़े हैं लोगों के सामने। एआईसीसी का क्या दबदबा था पहले, एआईसीसी का क्या नाम था, क्या इज्जत थी,
आज ये काले धन को सफेद करने वाली एजेंसी बन गई, ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट। स्टिंग में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को कथित तौर पर कमीशन के बदले पुराने नोट बदलने की बात करते हुए दिखाया गया है। स्टिंग के बाद बीएसपी ने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव को निकाल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। कुआलालंपुर में एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ना बड़ा आर्थिक बदलाव है। Cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस आरोप प्रत्यारोप और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, सत्र करीब करीब खत्म हो रहा है, इस हफ्ता महज 2 दिन का वक्त और ऐसे में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हैं, नए खुलासे, चर्चा से बचने के आरोप, क्या कुछ ही संकेत दे रहा है? क्या वाकई ऐसा लगता है कि सत्र कमोबेश ऐसा ही रहेगा, इसलिए सब कुछ है, या फिर उनके पीछे कुछ दम है? देखिए, बात यह है कि इस मुद्दे पे चर्चा बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जनता को बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं और उन कठिनाइयों के चलते जो विपक्ष के सुझाव हैं, विपक्ष को सुझाव देने चाहिए थी सरकार को, और सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए थी जी। लेकिन सवाल ये है कि सदन को चलाने का दायित्व किस पर है? क्या विपक्ष पे है, क्या प्रतिपक्ष पे है, क्या स्पीकर पे है, या किसी चेयरमैन पे है? तो मेरा ये मानना है कि ये सबका दायित्व है, इसमें सिर्फ अनुपात का फर्क है। 70% सरकार का दायित्व होता है, 10% चेयर का होता है और 20% ऑपोजिशन का होता है, और हर किसी को अपना जो कोटा है उसके अनुसार इसमें योगदान करना चाहिए। अब देखने को ये मिला है कि जो हमारा शीतकालीन सत्र है वो तो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, और उसमें जो कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए थे जीएसटी वगैरह के लिए, तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल है और वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, तो अमित मित्रा साहब ने भी कहा कि इसको थोड़ा टाल दिया जाए, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यू के मामले में, राजस्व के मामले में सरकारों को नुकसान उठाना पड़ेगा प्रांतों में, तो इसको ज़रा टाल दिया जाए। दुगना बोझ नहीं सह सकते, क्योंकि रेवेन्यू लॉस तो डिमोनेटाइजेशन के चलते भी हुआ है। अब जब सदन में बातचीत नहीं हो रही है तो बाहर बातचीत हो रही है, तो सदन जो है उसका तिरस्कार करते हुए दोनों तरफ से बाहर बातें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने की हैं और विपक्ष के लोगों ने की है, और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा बढ़ रही है। लेकिन जो नया एक आरोप राहुल गांधी की ओर से आया है, पिछले मैं कहूँ कि 24 घंटे में लगातार वो कह रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पर्सनल लेवल के कुछ सबूत हैं करप्शन को लेकर, वो संसद में बात रखना चाहते हैं। जिस तरीके से विपक्ष उस पर कर रहा है, वो खारिज कर रहा है इससे पहले कि कोई जानकारी हो। बाहर सबूत न देना या बाहर उसका अनाउंसमेंट ना करना, संसद के अंदर बात करना, इसके पीछे के क्या तर्क आपको नजर आते हैं? देखिए, बात यह है कि संसद में बहुत सी बातें जो कह दी जाती हैं उसके चलते कोई आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये इल्ज़ाम कि आप सदन में ही बोल रहे हैं और बाहर क्यों नहीं बोल रहे, ये अरविंद केजरीवाल पे भी लगा था जब उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे माननीय प्रधानमंत्री पे दिल्ली असेंबली में, पर उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भी कुछ बातें कहीं, और वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आया। वो खारिज तो नहीं हुआ, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से पूछा कि भैया ये तो एविडेंस पर्याप्त नहीं है, आप एविडेंस और जुटाइए, तो उन्होंने कहा हम जुटाएंगे। उसको हम अलग रखते हैं, हमें पता नहीं कि उन आरोपों में कितना दम है, लेकिन अगर ये वही आरोप हैं जो कि अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला बात हो जाएगी, क्योंकि उन पे तो सुप्रीम कोर्ट भी एक टिप्पणी कर चुका है। तो अगर ऐसी बड़ी बात है तो सदन में विपक्ष आए और अपनी बात कहे,
और स्पीकर से कहे कि हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। और देखिए, ऐसे गंभीर आरोप अगर जब प्रधानमंत्री पर लगाए जाते हैं और व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं तो उसमें आपको दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा और उस एविडेंस को ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या वो सब प्रक्रिया करने के लिए तैयार है राहुल गांधी? जिस तरह से उन्होंने बोला और उनके साथ जो और दल जुट गए, इससे लगता है कि और उनके बीच में और दूसरों के बीच में कोई बातचीत तो ही होगी। बिल्कुल। और अगर सबने एक मन बना के ये बात कही और अभी जो आप दिखा रहे थे उसमें कह रहे थे कि हम सबके पास वो जानकारी है, तो जानकारी क्या है? वो जानकारी इतने लोगों को अगर उस जानकारी की जानकारी है तो फिर तो अभी तक बात बाहर निकल जानी चाहिए, या फिर ये उतनी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं जितनी की माननीय प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन से पहले की। लेकिन अंततोगत्वा बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे सदन में चर्चा नहीं हो रही, हमारे समाज में चर्चा हो रही है, सड़कों पे चर्चा हो रही है, पब्लिक मीटिंग्स में चर्चा हो रही है, लेकिन सदन में चर्चा नहीं हो रही। और इस पे गौर करना चाहिए, ज्यादा गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो तीनों स्टेक होल्डर आपने कहा, उन तीनों को गौर करना होगा। हम तीनों को गौर करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का दायित्व तो ज्यादा बनता है। देखिए, जहां तक गवर्नमेंट बिजनेस की बात है तो गवर्नमेंट बिजनेस तो जो स्पीकर है या चेयर जो है वो गवर्नमेंट से कंसल्ट करके टाइम एलोकेट करते हैं, लेकिन जो दूसरा बिजनेस होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से बात करके एलोकेट किया जाता है टाइम। तो जब ये सब प्रावधान है तो क्यों बात नहीं हो रही है? क्या एक दूसरे के लिए मन में इतना द्वेष पैदा हो गया? क्या एक दूसरे में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा? अगर विश्वास, देखिए कोई भी सिस्टम विश्वास पे चलता है। कहा जा रहा है कि दोनों बीजेपी यानी कि सत्ताधारी दल और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच संवाद की कमी हो चली है और सेकंड लाइन लगभग खत्म हो गया और जो सेकंड लाइन है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं, इसलिए हालात ये हैं। तो बात सही बात है ना। देखिए, ऐसे में मैं समझता हूँ जैसे आडवाणी जी ने कुछ कहा, और ऐसे में अगर आडवाणी जी का इस्तेमाल रूलिंग पार्टी करे तो मैं समझता हूँ बात बन सकती है। प्रधानमंत्री स्वयं फोन उठा के बात करें। देखिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और बातचीत ही स्तंभ है लोकतंत्र का। उसके बिना तो लोकतंत्र नहीं है। आप सीधा, अगर आपने जनता से सीधा ही बात करना है तो फिर हमको इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? हम क्यों इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कि वो सदन में आके बैठ के जनता की बात करें? ये सोचना पड़ेगा हर दल को, जिसका प्रेजेंस है हमारे दोनों हाउसेज में, उनको सोचना पड़ेगा। सरकार को, विपक्ष को सोचना पड़ेगा, माननीय स्पीकर को सोचना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा। इसका कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। और देखना बहुत अहम होगा, जैसे आपने कहा विनोद जी, की अगले 2 दिन किस तरीके से चर्चा हो पाती है इस अहम मुद्दे पर, या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही इस पूरे सत्र के आखिरी दिन तक चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी ने किसानों पर गहरी चोट की है। राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय में जमा किए गए किसानों के मांग पत्रों के मद्देनजर ये बात कही। राहुल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ और पंजाब के 34 लाख किसानों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी फॉर्म भरा था, जिसमें उन पर कर्ज की जानकारी दी गई है। असल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो मांग पत्र था उसको किसानों से भरवाया गया था, और पूरे प्रदेश में यात्रा के दौरान ये काम किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने 3 बड़ी मांगें रखी थी। और राहुल गांधी का मानना है कि सरकार को उन तीनों मांगों पर अब विचार कर उन्हें लागू करना चाहिए। सरकार ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर वो नजर बनाए हुए है, और उसमें बड़ा बदलाव होने पर जांच और कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इधर जांच एजेंसियों के छापों में बड़ी संख्या में कैश जब्त हो रहे हैं। आज दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी और बेंगलुरु से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरुपयोग पर करदाताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बोर्ड का कहना है कि जो लोग आय में संशोधन के लिए फॉर्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर टैक्स पेयर्स की इनकम और जमा पूंजी पहले कम थी और नोटबंदी के बाद अचानक उसमें बढ़ोतरी नजर आई तो जांच हो सकती है। साथ ही इनकम, कैश इन हैंड और प्रॉफिट में बड़ा बदलाव दिखा तो उसकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना भी लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत कोई भी व्यक्ति अपने रिटर्न में गलती को सुधार सकता है। इधर नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की छापेमारी जारी है। बुधवार को 4 जगहों से बड़ी मात्रा में नए पुराने नोटों की बरामदगी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज चंडीगढ़ में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए हैं। 69,35,500 रुपीज नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं दिल्ली के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आयकर विभाग ने बेंगलुरु से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए। गोवा के पणजी से 68 लाख के नए नोट बरामद किए गए। वहीं सीआईएसएफ के डीजी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से 70 करोड़ से ज्यादा का कैश और 170 किलो सोना जब्त किया गया है। पिछले 15 दिनों में ही देश के कई हिस्सों में 250 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप का मुद्दा उठा और इसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल रिजिजू के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजिजू के ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मामला उठाया, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने उनकी इस मांग को नियम के तहत नहीं उठाने पर खारिज कर दिया। In a power project, there has been a vigilance report of fraud and corruption. No. And this is the power project, sir, of 600 megawatts Kamen hydroelectric project. Listen. Rule 238A. The member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation. इस बीच नेता सदन अरुण जेटली ने गृह राज्य मंत्री पर लगे आरोपों का खंडन किया। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. There is no allegation whatsoever. इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सदन में उठाया। अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किरण रिजिजू का बचाव किया है। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो गया। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि अगर किरण रिजिजू इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसपोर्ट हुए बोल्डर स्कूटरों के ऊपर सभी कितनी भी इनकी हैं, कुछ ना कुछ तो है। रिपोर्ट पढ़ के ही देख लें। और इतनी लंबी चिट्ठी लिखी इन्होंने पैसा रिलीज करवाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के निर्माण में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को बकाये बिल का पेमेंट जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। विपक्ष इस मामले में किरण रिजिजू के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 सर्वसम्मत से पारित हो गया। नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है और उस विधेयक के पारित होने से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगों को फायदा मिल सकेगा। The bill as amended be passed. Those in favor please say aye.
2 सेकंड प्लीज से नो। सदन में दिव्यांगों से जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक है। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित किया है और इस विधेयक में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो निशक्त जनों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त करेगी। निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में कई प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। इसमें दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रेसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलिसी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है। इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक के शिकार बने लोगों, खासकर महिलाओं को भी जगह दी गई है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बिल में है। दलगत राजनीति से उठकर सभी दलों के सांसदों ने इसका समर्थन किया। I just have 2 points to make. Firstly, the percentage of reservations 4%. Please see that they are filled, because reservations कागज पे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे मुझे लगता है they are never filled adequately. Will the minister assure the house that those reservations will in fact be filled? जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है वो सीएमओ पास जाएगा, तमाम जगह जो सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए, उसमें बड़ी परेशानी उसको होती है। तो आपको और कोई मैकेनिक ऐसी कर दीजिए जिससे डिसेबल पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। हमारी पार्टी इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती, खाली ये कहना चाहती है कि इस रिजर्वेशन को जो आपने इसमें दिया है इसको आप लागू करिए, इसमें लोगों को मजबूर होकर के कोर्ट न जाना पड़े, क्यों कई PILs हमने अपने नाम से खुद की थी कि रिजर्वेशन इनका जो है उनको दिया जाए। सितंबर 2014 में ये बिल स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसमें 82 सुझाव दिए गए थे, जिसमें से 59 को बिल में शामिल किया गया है। राज्यसभा से पारित होकर इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आतंकवादियों, पथराव करने वालों और उनके परिवार में फर्क करना होगा। सभी को संदेह भरी नज़र से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने बुरहान वानी के भाई खालिद की मुठभेड़ में मौत के एवज में परिवार को मुआवजा देने के फैसले पर यह बात कही। महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने और पैलेट गन के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल में घाटी में अशांति के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना जरूरी था, लेकिन अब हालात में सुधार हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और पैलेट गन के अत्यधिक उपयोग पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से पैलेट गन का विकल्प खोजने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी मांगी है। लापता छात्र नजीब अहमद की खोज के लिए JNU परिसर की तलाशी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो खोजी कुत्तों की मदद से JNU कैंपस के हॉस्टल, क्लासरूम और छतों को तलाशें। कोर्ट ने JNU प्रशासन और JNU स्टूडेंट यूनियन से 2 दिन में यह हलफनामा भी मांगा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की तलाशी भी ले सकती है। पुलिस ने कहा है कि वो नजीब की तलाशी के लिए तुरंत सभी कदम उठाए। उधर नजीब के परिजनों की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। नजीब करीब 2 महीने से लापता है। वहीं JNU छात्रों ने आज नजीब की तलाशी में देरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने मामले में फैसला जल्द करने की बात कहते हुए 18 जनवरी की सुनवाई की तारीख तय की, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक सचिव बताया था और दिल्ली सरकार के फैसले पर उनकी सहमति को जरूरी बताया था, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार को नेशनल एक्शन प्लान बनाने को कहा है। साथ ही केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर ड्रग्स के शिकार बच्चों को लेकर राष्ट्रीय सर्वे करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों में ड्रग्स और शराब की लत को बेहद गंभीर मसला बताया है। कोर्ट ने बच्चों को ड्रग्स और शराब के प्रभाव से बचाने के लिए केंद्र से 6 महीने के भीतर नेशनल एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ड्रग्स लेने वाले बच्चों की संख्या को लेकर राष्ट्रीय सर्वे करने का भी निर्देश दिया है। सर्वे का काम 4 महीने में पूरा करना होगा। गवर्नमेंट को कहा कि ये इतना सीरियस मैटर है कि आप इसको यू कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कारपेट, आप इसको दबा नहीं सकते, इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से सभी स्कूलों में ड्रग्स की जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने माना कि लत लग जाने के बाद बच्चों को ड्रग्स का तस्कर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल के बच्चों में ड्रग्स बड़ी प्रेवलेंट की जा रही है। हमने इस पिटीशन में पंजाब के स्कूलों के प्रेस न्यूज़ लगाई थी और यहाँ पे कहा था कि मीडिया के मुताबिक बॉर्डर एरिया में एक स्कूल में ही 30 बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और ड्रग पैडलर यूज़ किए जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि देश भर में करोड़ों बच्चे नशे के शिकार हैं और सरकार इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिले में बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।